हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस पेपर फर्स्ट पार्ट आ यूनिट 1 आपको आज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल का महाविश्लेषण। प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे उसकी परिभाषा, स्रोत और अनुसंधान का इतिहास। मानव सभ्यता के विकास का वह विशाल कालखंड जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। मतलब इस काल में ऐसा था कि यहाँ कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं थे। इस काल के इतिहास लेखन को एकमात्र पुरातात्विक स्रोत था। अध्ययन के मुख्य स्रोत जैसे जीवाश्म हो गया, मानव और पशु की हड्डियों के अवशेष जो काले धारण में मदद करते हैं, पाषाण उपकरण, पत्थरों के प्रकार और उनकी घिसाई की तकनीक से सांस्कृतिक प्रगति का पता लगाया जाता है। मृदभांड से पता लगाते हैं कि मिट्टी के बर्तनों की बनावट कैसी है, उसकी रंग शैली कैसी थी, जैसे गिरवे रंग के मृदभांड, चित्रित दूसरे मृदभांड। फिर रॉक आर्ट से गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं जो तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन को दर्शाते हैं। दूसरा है भारत में अनुसंधान का इतिहास। 1863 ईस्वी में जो भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला पूरा पाषाणकालीन हाथ कुठार मतलब हैंड एक्स खोजा। इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। फिर 1935 में ईडी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने भारत की सोहन नदी घाटी में व्यापक अनुसंधान किया। फिर पाषाण काल के विस्तृत 4 चरणीय वर्गीकरण को देखते हैं। जो पाषाण काल को 3 भागों में बटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो था 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड था 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण का टाइम पीरियड था 7,000 से 3,000 ईसा पूर्व। और फिर जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। पूरा पाषाण काल यह अत्यंत नूतन काल यानी हिमयुग से संबंधित है। पृथ्वी का जो अधिकांश भाग था उस समय पूरी तरह से यह बर्फ से ढका हुआ था। इस काल में जो मानव था वो शिकार करता था, मछली पकड़ता था, भोजन एवं फलों का संग्रहण करता था। इस समय वर्तमान में यहाँ फिलहाल मानव के शारीरिक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मानव के अवशेष प्राप्त नहीं हुए क्योंकि यह एक हिमयुग था और हिमयुग में इंसान कहाँ पाए जाएंगे। इसके 3 काल हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पीलियोथिक एज। साथ ही जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल में उस समय नेग्रेटो जाति के लोग पाए जाते थे, नेग्रेटो जाति के लोग पाए जाते थे। ठीक है। फिर पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल यहाँ की जो जलवायु थी अत्यधिक शीत थी, चारों तरफ बर्फ की चादर थी। यहाँ जो मानव की प्रजातियाँ थी, इस समय जो मानव का मुख्य रूप से होमो इरेक्टस, यहाँ होमोसेपियंस नहीं पाए जाते थे उस समय यहाँ होमो इरेक्टस पाए जाते थे। उपकरण यहाँ कोर की संस्कृति, भारी पत्थरों के बीच वाले हिस्से को तोड़कर जो औजार बनाए जाते थे उसको कोर कल्चर कहते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ 2 संस्कृतियाँ भी पाई जाती थी। मुख्य औजार यहाँ का क्या था? हस्त कुठार और खंडक विदारणी, ये यहाँ के मुख्य औजार थे। यहाँ 2 प्रकार की संस्कृतियाँ पाई गई, सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति। सोहन संस्कृति जो है यह पंजाब में थी, यह पंजाब में पाई गई। ठीक है, ये पंजाब की है। यहाँ चॉपर चैपिंग उपकरण मिले हैं। और जो मद्रास की संस्कृति है यहाँ से हैंड एक्स हमें प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हमें। फिर जो सोहन संस्कृति की खोज हुई, सोहन संस्कृति की खोज किसने की? इनके पितामह कहलाते हैं डीएन वाडिया। ठीक है, जो 1928 में खोज की इन्होंने। डीएन वाडिया ने सोहन संस्कृति की खोज 1928 में की। और मद्रास संस्कृति की, जिसको दक्षिण संस्कृति भी कहते हैं या हैंडेक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, इसका नामकरण फिलहाल जो इसका नामकरण था वो कृष्णा स्वामी जी ने कराया था, कृष्णा स्वामी जी ने कराया था। और जो इसकी वो थे खोज करता थे वो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट।
रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने 1863 में इसकी खोज की, लेकिन इसका नामकरण कृष्णा स्वामी जी ने किया था। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। फिर 1864 में विलियम किंग ने, जो विलियम किंग थे उस समय, उन्होंने मद्रास के अतिरमपक्कम से कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए। कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए 1864 में विलियम किंग ने, ठीक है। और साथ ही जो 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद एमपी से हथनौरा के साक्ष्य प्राप्त किए। ओके, फिर हम आ गए मध्यपुरा पाषाण काल। तो इसे हम फलक संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मुख्य पत्थर जो यहाँ के थे वो पतले टुकड़े से अलग होते थे, उनसे औजार बनाए जाते थे। जैसे हो गया वेधक हो गया, खुरचनी हो गया, बेदनी हो गया, है ना, साथ में क्लीवर हो गया, ब्यूरिन हो गया, ये सब इस समय के पत्थर थे ना। जैस्पर, फ्लिंट जैसे कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। और जो यहाँ के जो औजार बनाते थे वो क्वार्टजाइट के स्थान पर क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते थे। इसका प्रमुख स्थल था महाराष्ट्र का निवासा, झारखंड की सिंहभूमि घाटी। इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं, जिसको और ये फलक संस्कृति की जो संज्ञा दी थी, किसने दी थी? संकालिया महोदय ने। आप एग्जाम में आ सकता है कि जो पूरा पाषाण काल को जो फलक संस्कृति की जो संज्ञा दी गई, जो नाम दिया गया, उसको किसने दिया? तो वो थे संकालिया महोदया जी ने। फिर हम पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। तो यहाँ जलवायु में बदलाव, हिमयुग का अंतिम दौर था यह। जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र होने लगी थी। इस समय होमो सेपियंस मानव का जन्म हुआ, बुद्धिमान मानव जो कहलाया गया। पृथ्वी पर पहली बार इसका प्रादुर्भाव हुआ। साथ में जो यहाँ के उपकरण थे, ब्लेड और ब्यूरिन थे। हड्डियों और सींगों से बनी हुई सुई और औजार जैसे भी मिलने लगे, ठीक है। इलाहाबाद में स्थित, इस समय इलाहाबाद में स्थित जो बोलन घाटी है, बोलन घाटी के लोहदा नाला से इस काल की अस्थि निर्मित माता देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। बोलन घाटी में जो लोहदा नाला है, यहाँ से हमें माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। साथ ही हमें यहाँ से नक्काशी और चित्रकारी, दोनों प्रकार के कलाओं का इस काल में विकास हुआ, ठीक है। अब इस कला का जन्म मध्य प्रदेश के भीमबेटका में इस काल की गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, जिनमें हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया। फिर है मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो था 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। यह होलोसीन युग की शुरुआत थी, जहाँ गर्म जलवायु थी और बर्फ़ पिघली हुई थी, ठीक है। साथ में जो इसकी जानकारी थी, जो इस चीज़ की जानकारी थी, वो C.L. कार्लाइल ने दी थी। C.L. कार्लाइल ने 1857 में सबसे पहले जानकारी प्राप्त की थी, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किया था पिंड क्षेत्र से, ओके। तो यहाँ के जो सूक्ष्म औजार थे, जलवायु परिवर्तन के कारण छोटे जानवरों जैसे हिरण हो गया, खरगोश हो गया, पक्षी का शिकार करने के लिए 1 से 5 सेंटीमीटर आकार के बेहद छोटे छोटे और नुकीले पत्थर के औजार बनाए जाने लगे, और इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाने लगा। ये ज्यामिति आकार, त्रिकोण और चंद्राकार के होते थे। जो यहाँ का आर्थिक जीवन था, आर्थिक जीवन यहाँ का जो था वो मछली पकड़ना, शिकार करना, साथ साथ मानव ने पशुपालन की भी नींव रखी। सामाजिक जो संरचना थी, इस काल में मानव ने शवों को दफनाने की शुरुआत की, जिसे धार्मिक या पारलौकिक सोच का पता चलता है। जो यहाँ का सर्वप्रथम पालतू पशु था वो कुत्ता था। पालतू पशु था वो कुत्ता था। और इसके जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए वो हमें MP के होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ स्थान से प्राप्त हुए, ठीक है। उसके साथ साथ हमें यूपी से भी बहुत सारे
प्राप्त हुए, जैसे हो गया मैदहा हो गया, दमदमा हो गया, है ना, सराय नाहर राय हो गया। यहाँ से भी हमें पशुपालन के बारे में पता चला। और जो यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल थे, जैसे बगोल राजस्थान, कुठारी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालिक आवास स्थल है यहाँ। फिर ये आ गया सराय नाहर राय और महरहा उत्तर प्रदेश। यहाँ से एक ही कब्र की कई सारी कंकाल, युद्ध में मृत्यु की साक्ष्य, कंकाल में धंसा हुआ तीर प्राप्त हुआ, स्तंभ गर्त भी मिले। फिर लंगनाथ जो गुजरात में है, यहाँ से 14 मानव कंकाल और रेतीले टीले मिले हैं हमें, ठीक है। फिर हम आ गए अपने नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 6000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। इतिहासकार जो गॉर्डन चाइल्ड थे, इस काल में हुए बदलाव को नवपाषाण क्रांति मतलब न्यूलिथिक रिवोल्यूशन का नाम दिया, क्योंकि इसने मानव की शिकारी से उत्पादक बना दिया। जो मानव था, यहाँ से जो पहले तक शिकार करते आ रहे थे, अब वो अनाजों का उत्पाद करने लगे थे। उन्होंने कृषि व्यवस्था की शुरुआत की थी। यहाँ से कृषि का प्रारंभ हुआ, व्यवस्थित कृषि की शुरुआत हुई। फसलों जैसे जौ हो गया, गेहूँ हो गया, कपास हो गया, चावल, यहाँ सब उगाए जाने लगे। स्थायी बस्तियाँ हमें देखने को मिली। कृषि की देखभाल के लिए मानव ने नदियों के किनारे मिट्टी सरकंडों के घरों में रहना शुरू कर दिया, जिससे ग्राम जीवन का विकास हुआ। तकनीकी प्रगति, जैसे कि इस काल के जो औजार थे पॉलिशदार और घिसे हुए थे, जो अधिक धारदार थे। मुख्य रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियाँ उपयोग की जाने लगी। आविष्कार, पहिए का आविष्कार हुआ, सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्ध हुई। इसने चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन मृतभांड बनाने, परिवहन को आसान बना दिया। अब यहाँ के जो प्रमुख स्थल थे, उत्तर पश्चिम भारत, बलूचिस्तान, मेहरगढ़, इसे अन्न का कटोरा कहा गया। यह 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ और जौ के खेतों तथा कच्चे मकानों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। साथ ही 1842 में कर्नाटक के लिंग सुंगुर नामक स्थान से हमें नवपाषाण कालीन उपकरण भी खोजे गए। 1880 में ली मैसूरियर ने उत्तर प्रदेश की टूंस नदी घाटी से कई नवीन नवपाषाणकालीन उपकरण भी खोजे। इलाहाबाद के कोल्डी हवा में, यूपी में जो इलाहाबाद है, वहाँ के कोल्डी हवा से चावल और धान के साक्ष्य मिले। चावल या धान के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। साथ में कश्मीर के बुर्ज होम नामक स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने तथा गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। कश्मीर के गुफा कराल से भी गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से गर्तावास, ज़मीन के अंदर जो गड्ढा बनाकर रहते हैं, कब्रों में कुत्ते के मालिकों के साथ दफनाया जाता था। गुफ कराल, कुम्हार की गुफा, यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। मध्य भारत, कोल्डी हवा, जहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल और धान के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। चिरांद, बिहार, यहाँ से हिरण के सींगों से बने प्रचुर मात्रा में उपकरण हमें प्राप्त हुए। दक्षिण भारत में संगनकल्लू, उतनूर, पल्लवो, यहाँ से राख के टीले मिले, जो ये दर्शाते हैं कि नवपाषाणकालीन जो चरवाहे मवेशियों को गोबर इकट्ठा करके आग लगा देते थे। अब हम आ गए अपने ताम्रपाषाणकालीन या धातु युग में। हम पढ़ते हैं अब ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंत में पत्थरों के साथ साथ धातुओं का प्रयोग भी शुरू हुआ। मानव द्वारा जो खोजी गई प्रयुक्त की गई पहली धातु थी वो तांबा थी। यहाँ की जो संस्कृति थी वो कृषक थी, जबकि इसी के समानांतर जो सिंधु घाटी थी वहाँ नगरीय सभ्यता थी। यहाँ लोग माता देवी की पूजा करते थे। जो बैल था, वृषभ जिसको कहते थे, उसको धार्मिक प्रतीक मानते थे। यहाँ की जो प्रमुख संस्कृतियाँ थीं, जैसे आहार बनास संस्कृति हो गई, जो 2100 से 500 ईसा पूर्व जैसे राजस्थान उदयपुर में थी। यहाँ बड़े पैमाने पर तांबे गलाने की हमें फैक्ट्री मिली है, जिसे तामवंती भी कहते हैं। फिर कैथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 18,000 ईसा पूर्व मध्य प्रदेश, चंबल घाटी
में है। यहाँ के मृदभांड पर हमें हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखा। फिर मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व। मध्य प्रदेश मालवा के मृदभांड अपनी उत्कृष्ट चित्रकारी के लिए पूरी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जो जोरवे की संस्कृति का टाइम पीरियड था 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व, यह महाराष्ट्र के इनाम गांव और दैमाबाद में पाई गई। यह सबसे विस्तृत संस्कृति। यहाँ बड़े बड़े किलेबंद गांव थे। सामाजिक असमानता भी थी, जैसे सरदार का बड़ा घर होना, जो मिडिल क्लास फैमिली लोअर क्लास फैमिली थे उनके पास बड़े बड़े घर ना होकर छोटे छोटे झोपड़ियों में घर बने हुए थे। फिर प्रागैतिहासिक काल के जो पूरे प्रागैतिहासिक काल का जो कला और संस्कृति थी, तो जो यहाँ के मानव थे वो सिर्फ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जीवन नहीं जीते थे, उसी में संघर्ष नहीं करते थे कि बस खाना मिल गया, कपड़े मिल गए और रहने के लिए आवास मिल गया, बल्कि उसमें उनके अंदर एक कलात्मक संवेदनाएं भी थीं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया भीमबेटका, जो एमपी में है, रायसेन जिले में स्थित विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। यह 500 से अधिक चित्रित गुफाओं के लिए जाना जाता है। 2003 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। एग्जाम में आ सकता है कि जो भीमबेटका है उसको यूनेस्को द्वारा सम्मिलित कब किया गया है धरोहर स्थल में, तो 2003 में किया गया है। यहाँ जो चित्रों के प्रकार थे, जैसे शिकार के दृश्य देखने को मिल जाएंगे आपको, सामूहिक नृत्य, तीर धनुष के लिए जो सैनिक, हाथी, बाघ, गैंडा, जंगली सुअर के चित्र मिल जाएंगे। ये चित्र जो है तत्कालीन सामाजिक समरसता और मनोरंजन को दर्शाते हैं। फिर जो प्रागैतिहासिक काल का तुलनात्मक सारांश है वो ये है। विशेषता है कि यहाँ 4 काल का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे पुरापाषाण काल का, मध्यपाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। मुख्य लक्षण थे आखेटक, खाद्य संग्राहक, पशुपालन की शुरुआत हुई, आखेट कृषि की शुरुआत हुई, स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, पहिया, तांबा और पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ। फिर औजारों का जो प्रकार था वो बड़े क्वार्टजाइट पत्थर, जैसे कि हैंड डिक्स हो गया। सूक्ष्म औजार पाषाण औजार में आ जाएगा माइक्रोलिथ, पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, चट, ब्लेड आदि। यहाँ आवास और प्राकृतिक गुफाएं भी थीं, जैसे शैलाश्रय, अस्थायी झोपड़ियाँ, मिट्टी और घास फूस के पक्के मकान, किलेबंद ग्रामीण बस्तियाँ भी थीं यहाँ। फिर मृतभांड, प्रारंभिक दुर्लभ चाक पर बने चमकीले बर्तन, चित्रित काले एवं लाल मृतभांड भी पाए गए हैं। फिर इसका कंक्लूजन है, प्राकृतिक काल की क्रमिक विकास डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को चरितार्थ करता है। हिमयुग की भीषण परिस्थितियों में लड़ते हुए भी पत्थरों के बड़े औजारों से सूक्ष्म औजारों की ओर बढ़ना मानव की तकनीकी सूक्ष्मता को दिखाता है। नवपाषाण काल में कृषि और पहिए के आविष्कार ने मानव को प्रकृति के दास से बदलकर प्रकृति का विधाता बना दिया। इसी पाषाण और ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण संस्कृतियों की कोख से आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी एक नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ। हमने आपको MPPSC मेंस के 2, 7 और 10 मार्क्स में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप बता सकते हैं। अगर अलग अलग कालों में विभाजित कर क्वेश्चन आ गया कि मतलब पुरापाषाण काल किसे कहते हैं, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं, उसमें भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाता है कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में संपूर्ण विस्तृत वर्णन कीजिए, तो आप इसको कर सकते हैं। और याद रखना है कि जो कंक्लूजन है हमेशा हमें पॉजिटिव वे पे ही देना है, ठीक है। भले ही क्वेश्चन कितना भी निगेटिव आए, आपसे क्वेश्चन निगेटिव पूछा जा सकता है, लेकिन जब आप उसका कंक्लूजन निकालोगे, जब उसका आप निष्कर्ष निकालोगे, तो हमेशा पॉजिटिव क्यों होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने आपको प्रागैतिहासिक काल पूरा कंप्लीट करा दिया। अब हम आपको कल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।